हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम यूजीन ओनील की फेमस ट्रेजेडी मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा के समरी टाइटल जस्टिफिकेशन को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो ये एक ड्रामा है और जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक ट्रेजेडी है। और अगर इस ड्रामा की कैटेगरी के बारे में बात करें तो ये एक प्ले साइकिल है। तो प्ले साइकिल ऐसे ड्रामाज होते हैं जिनमें कई कहानियों को जोड़ा जाता है। चलिए अब हम लोग इस प्ले के इंट्रोडक्शन को समझते हैं और उसके बाद फिर इसका टाइटल ऐसा क्यों रखा गया वो देखेंगे और उसके बाद फिर समरी को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो इस ड्रामा का सबसे पहले परफॉर्मेंस 1931 में ब्रॉडवे में हुआ था और तब से इसे कई बार परफॉर्म किया गया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक प्ले साइकिल है जो एक ग्रीक ट्रेजेडी से इंस्पायर्ड है। तो एक ग्रीक ड्रामा है ओरिस्टिया। उस ड्रामा से इंस्पायर होकर यूजीन ओनील ने इस ड्रामा को लिखा है। तो ये ओरिस्टिया की ही कहानी को दोहराती है। ये जो प्ले है उसी कहानी को दोहराता है, बस एक नए फॉर्म में। तो ये एक थ्री प्ले साइकिल है, यानी कि इसमें 3 स्टोरीज को जोड़ा गया है। और यूजीन ओनील एक अमेरिकन प्ले राइट है जिन्हें 1936 में नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर भी दिया गया, क्योंकि उनके जो ड्रामाज होते हैं उसमें ड्रामेटिक रियलिज्म यानी रियल लाइफ को उनके ड्रामाज दर्शाते हैं। फिर चाहे वो ट्रेजेडी हो या पर्सनल सफरिंग, कि कैसे आज के जनरेशन के लोग क्या क्या भुगत रहे हैं, सिनिसिज्म यानी कि जो पागलपन है, इस तरह की चीजों को दिखाया जाता है। तो ये जो प्ले है इसमें भी इसी तरह की कुछ थीम है। और ये एक अमेरिकन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली यानी कि एक अमीर अमेरिकन फैमिली मैनन्स के बारे में ये प्ले है, कि किस तरीके से उनके घर के जो लोग हैं वो कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं। इंसेस्ट यानी जब घरेलू एक ही फैमिली के मेंबर्स के बीच नाजायज संबंध होते हैं तो इस चीज को इंग्लिश में इंसेस्ट कहते हैं। तो ये भी चीज हो रही होती है उनके घर में, क्राइम हो रहा होता है, तो इस वजह से कैसे ये लोग सफर करते हैं, ये सब चीजें इस प्ले में बताई गई हैं। अगर हम टाइटल के बारे में बात करें तो टाइटल है मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा। मॉर्निंग का मतलब होता है दुख मनाना, और इलेक्ट्रा बेसिकली ओरिस्टिया जो ग्रीक ट्रेजेडी है, ग्रीक ड्रामा है, उसकी एक कैरेक्टर थी। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो दुख है वो इलेक्ट्रा बन गया। तो यहाँ पर हम इस टाइटल के जरिए यूजीन इलेक्ट्रा की माइथोलॉजिकल स्टोरी से अपने ड्रामा को जोड़ रहे हैं। सो उस वो जो ओरिस्टिया जो ड्रामा है उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रा है उसे जिंदगी भर वो भुगतती रहती है, सफर करती है, दुख मनाती रहती है। उसी तरीके से इस ड्रामा में जो मेन कैरेक्टर है लेविनिया, वो भी इसी तरीके से पूरी जिंदगी भर भुगतती रहती है और कोई ना कोई फैमिली ट्रेजेडी उनके घर में होती रहती है। तो इसीलिए इलेक्ट्रा की लाइफ को लेविनिया की लाइफ से कंपेयर किया गया है और इसीलिए टाइटल ये रखा गया है। तो ये जो प्ले है वो एक मॉडर्नाइज रीटेलिंग है ओरिस्टिया का, यानी वो ओरिस्टिया पुराने जमाने में जो लिखा गया था उसी को आज एक मॉडर्न तरीके से यूजीन ओनील ने अपने इस ड्रामा में पेश किया है। और मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा में जो 3 कहानियां हैं जिन्हें जोड़ा गया है, 3 प्लेज हैं, वो है द होम कमिंग, द हंटेड एंड द हॉन्टेड। तो ये 3 पार्ट्स हैं इस ड्रामा के। अब चलिए हम लोग इस ड्रामा की समरी को और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो होम कमिंग यानी जो पहला पार्ट है उसकी शुरुआत होती है जहां पर हम देखते हैं कि मिसेस क्रिस्टीन मैनन जो उस घर की औरत है, वो अपनी बेटी लेविनिया के साथ न्यूयॉर्क से लौटी होती है। शॉपिंग पे गए होते हैं वो लोग और वहां से वो लोग लौटे होते हैं। और वो आकर अपना अनपैकिंग करती है, सामान वगैरह रखने लगती है। और तभी लेविनिया जो है वो अपनी माँ से पूछती है कि ये जो तुम्हारे नाजायज संबंध हैं दूसरे आदमियों के साथ, ये सब तुम क्यों करती हो। तो वो क्वेश्चन करती है उसको अडल्ट्री के बारे में। और लेविनिया इस बात से परेशान हो चुकी है कि कैसे उसकी माँ ककोल्डिंग हर फादर, यानी कि बार बार उसकी जो माँ है अपने लेविनिया के पिता यानी अपने हस्बैंड को बेवकूफ बनाती है और दूसरे आदमियों से नाजायज संबंध रखती है। बिफोर शी कैन इवन अनपैक, द फैमिली गार्डनर सेथ डिमांड्स टू स्पीक विथ हर। और इससे पहले कि लेविनिया अपना सामान जगह पर रखती, तभी
उस परिवार का जो गार्डनर है सेथ, वो वहां आता है और कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और वो पूछता है कि क्या तुम अभी भी एक कैप्टन ब्रांड जो कि एक लोकल आदमी होता है, क्या तुम उससे शादी करना चाहती हो? तो लेविनिया कहती है हाँ, क्यों, इससे तुम्हें क्या तकलीफ है? तो सेथ बताता है कि तुम उससे शादी मत करो क्योंकि उसका वो शायद तुम्हारा एक रिलेटिव है। तो अगर तुम अपने एक रिलेटिव से शादी कर लोगी तो ये सही नहीं होगा, ये नाजायज हो जाएगा। इस तरीके से वो जो फैमिली गार्डनर है वो बताता है। उसके बाद फिर तभी लेविनिया का जो फादर है मिस्टर एजरा मैनन, वो घर आता है और उसे पता है कि उसकी पत्नी क्रिस्टीन अब उससे प्यार नहीं करती है और वो दूसरे आदमियों के साथ उसके संबंध है, ये भी एजरा जानते हैं। और जब क्रिस्टीन सच्चाई बताती है कि हाँ भाई मेरा तो दूसरों के साथ रिश्ता है, तो उसे एक एंजीना अटैक यानी कि एजरा को एक हार्ट अटैक आने लगता है। और क्रिस्टीन जो है उसे दवाई भी नहीं देती, दवाई होती है लेकिन वो छुपा देती है दवाई, जिस वजह से एजरा मर जाते हैं। और लेविनिया को अपने पिता के मरने का बहुत दुख होता है और यहीं पर ये जो फर्स्ट पार्ट है वो खत्म हो जाता है। सेकंड पार्ट द हंटेड की शुरुआत होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि लेविनिया का भाई ओरेन मैनन घर आता है ताकि अपने पिता के फ्यूनरल को अरेंज कर सके, अंतिम संस्कार को अरेंज कर सके। और ओरिन जानना चाहता है कि क्या लेविनिया कैप्टन ब्रांड से शादी करना चाहती है। तो लेविनिया कहती है नहीं, मुझे उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। इसलिए नहीं क्योंकि कैप्टन ब्रांड उसका कजिन है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे पता चला था कि कैप्टन ब्रांड का संबंध तो उसकी माँ क्रिस्टीन से था। तो ओरिन कहता है कि अरे ये सब बकवास है, ये सब कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन वो भी ये बात जानता था कि उसकी जो माँ है क्रिस्टीन, वो बार बार उसके पिता को चीट कर रही होती है और दूसरे आदमियों के साथ उसके संबंध होते हैं, और इस तरीके से वो लाविनिया की बात मानने पे मजबूर हो जाता है। फिर एक रात वो लोग देखते हैं कि क्रिस्टीन जो है घर के बाहर निकली हुई है और लेविनिया अपने भाई ओरिन से कहती है कि चलो हम लोग इसका पीछा करेंगे। फिर वो लोग देखते हैं कि क्रिस्टीन जो है कैप्टन ब्रांड के जहाज पर चल जाती है और शायद वो उसके साथ संबंध बनाने के लिए ही गई होती है। और इस बात से ओरिन को बहुत ही डिस्गस्ट महसूस होती है, इसीलिए क्योंकि अब उसे अपनी माँ की सच्चाई पता चल गई थी। लेविनिया ऑन द अदर हैंड लव्स द ड्रामा, लेकिन लेविनिया को ऐसा बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वो तो ये चाहती थी कि सभी लोग क्रिस्टीन को रिब्यूक करें, उसे डांटे फटकारे। और उसके बाद फिर क्रिस्टीन जब शिप से जाने लगती है, चली जाती है, तो ओरिन शिप पे जाता है और कैप्टन ब्रांड को शूट करके मार देता है। ओरिन टेल्स क्रिस्टीन दैट कैप्टन ब्रांड इज डेड, और ओरिन बाद में क्रिस्टीन को बताता है कि कैप्टन ब्रांड मर चुका है। और उसके बाद फिर ओरिन क्रिस्टीन को ये भी बताता है कि वो क्रिस्टीन से प्यार करता है, यानी ओरिन अपनी ही माँ क्रिस्टीन से प्यार करता है, ऐसा वो उसको बताता है। और ये भी कहता है कि चलो हम कहीं भाग चलते हैं। तो ये सब जब लेविनिया को पता चलता है तो वो एकदम हॉरिफाइड हो जाती है और कहती है कि तुम शांत हो जाओ, ये सब तुम क्या बोल रहे हो। लेकिन यही सब में क्रिस्टीन जो है वो अपने आप को मार लेती है, वो मर जाती है, यानी कि उनकी जो माँ होती है वो मर जाती है। और ओरिन नोज दैट ही विल नेवर बी द सेम, और अब उसकी माँ भी जब मर जाती है तो ओरिन को एक सदमा सा पहुंचता है क्योंकि वो अपनी माँ को पसंद करने लगा था और उसके साथ भागना चाहता था। और वो फिर से कभी इस बारे में बात नहीं करता है कि कैसे उसने अपनी माँ को ही बताया था कि वो उसे पसंद करता है। इस बात को उसने बताया था और उस तरीके से इस बात को वो फिर से कभी नहीं छेड़ता है, वो इतना ज्यादा सदमे में चला जाता है। उसके बाद इस कहानी का आखिरी पार्ट शुरू होता है द हॉन्टेड, जो कि 1 साल बाद शुरू होता है। हंटेड होने यानी ऊपर की स्टोरी जो कुछ भी हुई उसके 1 साल बाद ये पार्ट शुरू होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ओरिन और लेविनिया एक आइलैंड पर गए हुए हैं कई महीनों के लिए ताकि अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्सेशन दे सकें। और अब फाइनली वो लोग घर लौटे होते हैं। और उसके बाद फिर ओरिन का एक फ्रेंड है पीटर, जो वापस आता है, मतलब उनके घर पे आता है उनको वेलकम करने के लिए और बोलता है कि अच्छा हो तुम लोग वापस आ गए। और जब पीटर लेविनिया को देखता है तो वो ये सोचता है कि अरे यार ये अपनी माँ से कितनी मिलती जुलती है, रिजेम्बल करती है अपनी माँ क्रिस्टीन को। और लेविनिया हेट्स पीटर फॉर सेइंग सच अ थिंग एंड शी लीव्स द रूम। लेविनिया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो रूम छोड़कर चली जाती है। ओरिन लेटर कन्फ्रंट्स लेविनिया फॉर हर रूड बिहेवियर। ओरिन बाद में लेविनिया के पास जाता है और उसको कहता है कि तुम इतना रूडली क्यों बिहेव कर रही हो मेरे फ्रेंड पीटर के साथ।
एंड ही सेज दैट शी एक्ट्स मोर लाइक देयर मदर एवरी डे। और वो कहता है कि तुम तो एकदम क्रिस्टीन बनती जा रही हो, हमारी माँ जैसा बिहेव करने लगी हो। और लेविनिया कहती है हाँ तुम भी हमारे पापा जैसा बिहेव करने लगे हो। उसके बाद ओरिन कहने लगता है कि लेविनिया कैसे जब वो आइलैंड पे थी तो अलग अलग आदमियों के साथ वो संबंध बनाया करती थी, और इस तरीके से शी इज अ फॉलन वुमेन, और अब वो एक कैरेक्टरलेस औरत बन गई है। और लेविनिया कहता है कि लेविनिया कहती है कि तुम्हें बस इसलिए जेलिसी है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं सोई। शी डिडंट स्लीप विथ हिम इंस्टेड, यानी मैंने तुम्हारे साथ रिलेशन नहीं बनाया है, इसके लिए तुम्हें बस जेलिसी हो रही है। और इस तरीके से उनका रिलेशनशिप खराब होते जाता है। उसके बाद फिर ओरेन डिसाइड करता है कि वो एक बुक लिखेगा और उसमें अपनी फैमिली की स्टोरी लिखेगा शुरुआत से, कि कैसे उस फैमिली मेंबर्स के बीच ही संबंध थे, इस तरह की चीजें, इंसेस्ट वगैरह के बारे में वो लिखना चाहता है। लेकिन लेविनिया उसे वार्न करती है, समझाती है कि तुम इस तरीके से हमारे घर के सभी लोगों के सदस्यों के नामों को मिट्टी में मिला दोगे। लेकिन ओरिन कहता है कि यही सही चीज है करने के लिए। तो लेविना सोचने लगती है कि शायद उसको इस ओरिन को मारना पड़ेगा, नहीं तो ये सचमुच ऐसी कोई बुक लिख डालेगा। लेकिन वो अपने भाई का मर्डर नहीं करती है, और वो उसे बुक लिखने देती है, मैन्युस्क्रिप्ट, यानी जब वो हाथ से लिखता है तो वो लिखने देती है। लेकिन वो उसने प्लान बनाया था कि वो कभी भी उसे छपवाने नहीं देगी, उसको जला देगी। तो ओरिन जो है और ज्यादा डिस्पेयर यानी और ज्यादा डिप्रेशन में जाने लगता है, और वो लेविनिया को फैंटेसाइज करने लगता है, यानी अब उसकी माँ नहीं रही तो वो अपनी बहन के साथ नाजायज संबंध बनाना चाहता है, अपनी खुद की बहन के साथ। और इस चीज के लिए वो अपने आप से नफरत भी करता है। ही कंसिडर्स मैरिंग अनदर गर्ल, वो ये भी सोचता है कि मैं दूसरी लड़की से अगर शादी कर लूंगा तो ये सब नहीं होगा। लेकिन वो किसी और को प्यार नहीं कर पाता है। और उसके बाद फाइनली वो लेविनिया को बताता है कि वो कैसा महसूस करता है, और लेविनिया कहती है कि अगर वो पीटर से शादी कर लेगी तो फिर ओरिन कुछ कर नहीं पाएगा, और उसे ओरिन बहुत डिस्गस्टिंग लग रहा होता है। तो लेविनिया जो है पीटर को सब कुछ बताती है, लेकिन तभी ओरिन जो है अपने आप को अपने स्टडी रूम में बंद कर लेता है, और वहां पर अपने आप को वो शूट कर लेता है, अपनी खोपड़ी में पिस्तौल से शूट करके अपने आप को मार डालता है। क्योंकि वो जब उसने देखा कि लेविनिया उससे नफरत करने लगी है और लेविनिया उसको डिस्गस्टिंग पा रही है, तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, वो अपने आप को मार लेता है। और इस तरीके से फिर उसका अंतिम संस्कार होता है। उसके अंतिम संस्कार करने के बाद पीटर लेविनिया से कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन लेविनिया मना कर देती है, और वो कहती है कि मैं अपने फैमिली के घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि घर में जो कुछ भी हुआ उसके लिए शायद मैं ही जिम्मेदार हूँ। और वो इसीलिए अपने आप को अपने ही घर में कैद कर लेती है, एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पनिशमेंट, यानी अपने आप को ही वो सजा देती है, ऐसी सजा जो उसने खुद ही अपने आप को दी थी। तो पीटर जो है लेमेंट करता है, यानी दुख मनाता है कि कैसे एक पूरा परिवार डिस्ट्रॉय हो गया, इनका पूरा परिवार कैसे डिस्ट्रॉय हुआ, इसके बारे में पीटर को बहुत दुख होता है। और वहीं पर ये जो कहानी है वो खत्म हो जाती है। सो आई होप आपको ये जो कहानी है, ये जो प्ले साइकिल है, उसका टाइटल समझ में आया होगा, उसकी समरी समझ में आई होगी। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।